हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 28 है, जिसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसके अंदर सबसे पहले है द यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। एक कहावत लिखी हुई है कि झूठ होते हैं और उससे बड़े झूठ होते हैं, और उसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा डेटा को जो है वो मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। लोगों को डेटा गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इतना बड़ा झूठ होता है वो कि जिससे बड़ा कोई झूठ नहीं होता है इकोनॉमी के अंदर। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको समझ के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह डेटा को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि डेटा को सेलेक्टिवली यूज़ किया जाता है, अपनी पसंद का डेटा लिया जाता है। जो डेटा आपके फेवर में हो उसको लिया जाता है, और जो डेटा आपके खिलाफ होता है उसको नहीं लिया जाता। तो अक्सर गवर्नमेंट और अक्सर इदारे इस तरह करते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन जो है, ओवरऑल इन्फ्लेशन यानी पूरी कंट्री के अंदर जो महंगाई है उसके अंदर इजाफा हुआ, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है सपोज उसके अंदर कमी आई, तो गवर्नमेंट जो है ये दिखाएगी कि जो महंगाई है वो नहीं हुई बल्कि सस्ताई हो रही है। वो सिर्फ उन चीज़ों की प्राइस दिखाएगी जो जिनकी चीज़ें कम हुई है। दूसरी चीज़ ये कि ग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल्स होते हैं, तो उनको इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक चीज़ कम है उसको ज़्यादा करके दिखाया जाएगा। स्केल को अगर छोटा कर दिया जाए तो जो चीज़ कम होगी उसको ज़्यादा दिखाया जाएगा, और ये नीचे ग्राफ आएगा तो आपको और क्लियर होगा। और वैल्यूज़ को एब्सोल्यूट दिखाया जाता है, ना कि प्रोपोर्शनेट दिखाया जाता है, यानी कि परसेंटेज की जगह डायरेक्ट वैल्यू दिखाई जा रही होती है। जैसे कि लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर परसेंटेज वाइज उसके अंदर कमी आई है कि यानी कि 10% टैक्स जहाँ पे करते थे लोग, अब वहाँ 8% लोग टैक्स पे करेंगे। लेकिन ये दिखाया जाएगा कि टैक्स जो है वो बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है, इस तरीके से दिखाया जाएगा कि टैक्स जो है उसका अमाउंट दिखाया जाएगा कि जैसे कि अब वो 10,000 पे करते थे तो अब वो 15,000 टैक्स पे कर रहे हैं। अब वो 15,000 इस वजह से पे कर रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई। जब एक शख्स की इनकम बढ़ जाएगी तो चाहे परसेंटेज के अंदर कमी भी आ जाए तो इनकम बढ़ने की वजह से तो उसको ज़्यादा टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दिखाया जाएगा कि टैक्स के अंदर इजाफा हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी कि ये दिखाया जाएगा कि इकोनॉमी जो है वो ओवरऑल रिच हो गई है। ये दिखाया जाएगा कि इकोनॉमी रिच हो गई है, अमीर हो गई है। तो इसके अंदर जो एक बहुत अहम चीज़ इग्नोर की जाएगी वो ये है कि जो अमीर है वो अमीर हो गया और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो गया। तो उससे इकोनॉमी लगेगा कि वो ओवरऑल रिच हो गई। और इसकी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे नाइबर कंट्री है इंडिया की, जहाँ पर इकोनॉमी को दिखाया जाता है कि काफ़ी उनकी इकोनॉमी बढ़ गई है। लेकिन वो इकोनॉमी बढ़ने की बहुत बड़ी वजह यही है कि जो अमीर लोग हैं वहाँ के वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इतने अमीर है कि वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। और जो गरीब हैं वो इतने गरीब हैं कि उनके पास घर भी नहीं है और इवन के उनके पास वॉशरूम्स तक नहीं है। और ऐसी ख़तरनाक जगह पे वो रहते हैं जहाँ पे अक्सर जानवर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और अक्सर इस तरह की न्यूज़ भी आती है। डेटा जो है वो नॉमिनल या रियल भी हो सकता है। अब रियल डेटा तो वो होता है जिसके अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, लेकिन जो नॉमिनल होता है उसके अंदर एडजस्ट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से भी दिखाया जाता है कि अब ये दिखाया जाता है कि जीडीपी जो है वो बढ़ गई, लेकिन वो जीडीपी इस वजह से बढ़ी है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है जो जितना भी सामान मुल्क के अंदर बन रहा है उसकी कीमत तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन अगर नॉमिनल रियल फिगर दिखाई जाएगी तो जीडीपी के अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जितना सामान पहले बन रहा था उतना ही सामान अब भी बन रहा है। और ऐसा भी होता है कि अपनी मर्जी का टाइम पीरियड लिया जाता है। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो 1990 से 1995 के दरमियान 4.5 हुआ, ये दिखाया जाएगा कि 4.5 हुआ। और अगर 88 से लेकर 97 देखें तो फिर सिर्फ 3.5 हुआ। तो कितना फ़र्क आया, 1% का फ़र्क आया। और इसके अलावा डेटा को एग्रीगेट दिखाया जाता है, पर कैपिटा इनकम को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे कि ये दिखाया जाएगा कि नेशनल इनकम जो है कंट्री की वो ऊपर चली गई, लेकिन वो असल में ऊपर इस वजह से जाती है कि पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम बढ़ गई, लोग जबकि अमीर नहीं हुए, लोग गरीब हो गए और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। और इसी एग्जाम्पल को आगे नीचे 8वें पॉइंट में भी दिखाया जा रहा है कि नेशनल इनकम बढ़ती है 5% पर एनम, यानी कि पर एनुअल, जबकि पॉपुलेशन बढ़ गई 6%। तो 1% तो गिर रही है देखा जाए। पर कैपिटा जो इनकम है वो तो 1% गिर रही है, लोग तो उल्टा 1% और गरीब हो रहे हैं। अब ये आपके सामने ग्राफ दिखाया जा रहा है एक्सचेंज रेट का 1990 से 1991 तक। अब इस ग्राफ को अगर आप देखें, अगर इसके अंदर इसका जो स्केल है, जो वर्टिकल स्केल है 30, 60, 90 का, अगर इसको छोटा कर दें तो यही डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा।
सो इस तरह से स्केल्स को चेंज करके भी डेटा को डिफरेंट दिखाया जाता है। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिखाई गई है कि सपोज करें 5 लोग हैं इकोनॉमी में एक कंट्री के अंदर, और वहाँ पे जो इनकम है लोगों की, लोग हैं कौन कौन से, ए है, बी है, सी है, डी है और ये 5 लोग हैं। ओल्ड गवर्नमेंट के अंदर इनकम कुछ इस तरह से 100, 110, 120, 130 और 140, और नई गवर्नमेंट आई तो इनकम लोगों की हो जाती है 60, 70, 75, 30 एंड 450। सो अगर एवरेज लेंगे हम मीन के मुताबिक, तो ओल्ड गवर्नमेंट के अंदर लोगों की जो एवरेज इनकम थी 122 और नई गवर्नमेंट आई तो 191 हो गई। अब देखने में तो लग रहा है कि ये लोग अमीर हो गए, लेकिन अगर इसका मीडियन लिया जाएगा तो ओल्ड गवर्नमेंट का मीडियन है 120 और न्यू गवर्नमेंट का जो मीडियन है 75। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि नई गवर्नमेंट जब आई तो उसने चंद लोगों को तो अमीर कर दिया, 2 लोगों को अमीर किया और 3 लोगों को उसने गरीब कर दिया। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो लोग गरीब हो गए, जबकि ज्यादातर लोग गरीब हो गए। 3 लोग गरीब हो गए, 2 लोग अमीर हो गए। उन 2 की वजह से ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो गई, लोग अमीर हो गए। तो अगर मीडियन को हम देखें तो पता चलता है कि पुरानी गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर थी। नई गवर्नमेंट ने 3 लोगों को गरीब कर दिया और सिर्फ 2 को अमीर किया। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। अब रियल जीडीपी ग्रोथ रेट को अगर 82 से 85 तक देखा जाए तो वो बनता है 3.5%, और अगर 79 से 86 तक देखें तो 1.5%। तो कितना बड़ा फर्क आ रहा है अगर अपनी मर्जी के मुताबिक ईयर्स लिए जाएं रियल जीडीपी ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करने में। अब है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि पहली है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी भी कहा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मुराद टोटल जो फाइनल आउटपुट होता है, यानी कि जो जितना भी टोटल अमाउंट होता है गुड्स और सर्विस का जो प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी में एक साल के अंदर, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद है कॉन्सेप्ट फ्लो का और स्टॉक का। स्टॉक को मेजर किया जाता है कि स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, और रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी जो एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर। और स्टॉक बेसिकली एक्यूमुलेटेड या अवेलेबल कमोडिटी होती है, किसी क्वांटिटी होती है, सॉरी एक्यूमुलेटेड या अवेलेबल क्वांटिटी होती है कमोडिटी की एक पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर। जबकि फ्लो जो होता है वो डिफरेंस होता है, ये चेंज होता है कमोडिटी के अंदर या एसेट के अंदर। सो ये फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। उसके बाद फिर मेथड ऑफ मेजरमेंट जीडीपी। अब जीडीपी जो मेजर की जाती है वो 3 तरीकों से की जाती है, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर और फैक्टर इनकम। वैल्यू एडेड के अंदर क्या होता है, सम किया जाता है जो भी वैल्यू एडेड होती है, जितनी भी प्रोडक्टिव एंटिटीज होती हैं उनसे जो वैल्यू एडेड होती है उसको सम किया जाता है और फिर जो है जीडीपी हासिल की जाती है। और एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है कि ये जो मेथड होता है इसके अंदर कंबाइन किया जाता है कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और नेट एक्सपोर्ट्स को। और उसके बाद आता है फिर फैक्टर इनकम मेथड। फैक्टर इनकम मेथड जो होता है ये सम अप करता है जितनी भी इनकम होती है जो तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद है फिर वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपल मतलब यही कि डिफरेंस होना, फ़र्क होना किन 2 चीज़ों के दरमियान। एक तो वैल्यू, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू, और जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की और जो सप्लाईज जिनका इस्तेमाल किया गया उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के अंदर, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को वैल्यू एडेड कहते हैं। उसके बाद फिर फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि डायरेक्ट यूज़ करता है एंड कस्टमर, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग किए बगैर। और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो की जाती है। अब है डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू एंड वैल्यू एडेड। और यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिखाई जा रही हैं, और ये एग्जांपल्स जो हैं वो असल में कैलकुलेटेड एग्जांपल्स है, कैलकुलेशन के साथ हैं। एक फर्म है, सपोज करें एक फर्म है जो प्रोड्यूस करती है स्टील रॉ आयरन से, और वो उसको सेल करती है 1 लाख के अंदर बी फर्म को। और वही बी फर्म क्या करती है, बाय करती है उस स्टील को और 1 लाख के अंदर, और उसको प्रोसेस करती है। और प्रोसेस करने के बाद वो कार की बॉडी बनाती है और वो उसको उसकी जो वर्थ है उसको सेल करती है वो 2 लाख की। और एक सी फर्म है जो कार बॉडी को बाय कर लेती है और उसके ऊपर और पार्ट्स को वो ऐड करती है, उसके ऊपर जितने भी पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं गाड़ी बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, वो उन तमाम पार्ट्स को वो लगा देती है और उसको फिर कंप्लीट कार वो सेल करती है 4,50,000 के अंदर।
अब ये प्राइस तो कई सालों पहले की है, आज से तकरीबन 15 साल पहले इतनी प्राइस के अंदर अच्छी गाड़ी मिल जाती थी, आज के दौर में तो पाकिस्तान में नामुमकिन है। सो वैल्यू एडिड या जीडीपी के अंदर अगर हम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन देखें यहाँ पर, तो जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है वो तो बन रही है 7,50,000। सो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन तो इन तीनों को जमा करने पे 7,50,000 है, लेकिन जो जीडीपी होगी वो असल में जीडीपी होगी सिर्फ 4,50,000। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी सेल हो रही है वो हो रही है 4,50,000 के 4,50,000 में। तो यही एक चीज़ है। और एक्सपेंडिचर भी होगा कंज्यूमर का, वो भी अगर हम देखेंगे कंज्यूमर ने कितना एक्सपेंडिचर किया है गाड़ी खरीदने के ऊपर, तो वो भी 4,50,000 है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको लग सकती है। सो यहाँ पे एक तरफ तो फर्म्स को दिखाया जा रहा है, इस फर्म में मशीन है और टायर्स है और कार्स है, और एक तरफ जो है वो दिखाया जा रहा है सेलर और बायर है, और एक तरफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू दिखाई जा रही है। तो इस पहले जो है क्या है, सबसे पहले ये होता है कि एक स्टील प्रोड्यूसर है जो कि सेल करता है स्टील मशीन प्रोड्यूसर को 1 लाख के अंदर, और फिर स्टील प्रोड्यूसर कार प्रोड्यूसर को सेल करता है 3 लाख के अंदर, और मशीन प्रोड्यूसर कार प्रोड्यूसर को सेल करता है 2 लाख के अंदर, और टायर प्रोड्यूसर कार प्रोड्यूसर को सेल करता है 50,000 में, और कार प्रोड्यूसर सेल करता है कंज्यूमर को एक जो गाड़ी है पूरी की पूरी वो सेल करता है 5 लाख के अंदर। और जो टोटल वैल्यू आई यहाँ पर ट्रांजैक्शन की वो आई 11,50,000। लेकिन जीडीपी जो है वो कभी भी टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होगी, जीडीपी यहाँ पर है 5 लाख की। जितनी भी यानी कि फिनिश गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं हमेशा वही जीडीपी होगी, जो भी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होगा। अगर एक गाड़ी प्रोड्यूस हुई है तो वो है 5 लाख की सेल हो रही है तो 5 लाख जीडीपी है। सपोज अगर 10 गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं तो 50 लाख जीडीपी। इसी तरह हम हज़ारों लाखों गाड़ियों को अगर हम देखें तो इस तरह से जीडीपी जो है वो कैलकुलेट की जाती है पूरे एक कंट्री की। सो जीडीपी में कभी भी टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं ली जाएगी, बल्कि फिनिश गुड्स जो होते हैं उसकी हमेशा वैल्यू ली जाती है। तो ये हुआ लेसन यहाँ पर कंप्लीट।